नमस्कार बच्चों। अब तक के वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आप कोशिका विज्ञान से परिचित हो चुके हैं। प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल तथा एनिमल सेल के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको मिल चुकी है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के विभिन्न भागों के बारे में तथा पादप कोशिका में किस प्रकार से कोशिकांग व्यवस्थित रहते हैं इस विषय में। किसी भी सजीव का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ निश्चित गुण पाए जाते हैं, जैसे कि कोशिका का एक पर्टिकुलर संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रत्येक कोशिका में सेल्फ रेगुलेशन या स्वनियमन की क्षमता पाई जाती है। साथ ही प्रत्येक कोशिका अपना एक निश्चित तापमान व अपने अंदर पदार्थों की एक निश्चित सांद्रता को बनाए रखने का कार्य करने में सक्षम होती है, जिससे कि कोशिका का वातावरण विशिष्ट होता है और इसमें विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं का हो पाना संभव होता है। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल को मूलभूत रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है कोशिका कला या सेल वॉल। आप जानते हैं कि कोशिका भित्ति का पाया जाना पादपों का मूलभूत गुण है, जो कि इन्हें जंतु कोशिकाओं से भिन्न करता है, डिफरेंट बनाता है। किसी भी पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत के रूप में, सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ पाया जाने वाला पदार्थ प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहलाता है। इसी जीव द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग समाये हुए होते हैं और विभिन्न कोशिकांग अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इस जीव द्रव्य को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है केंद्रक, और केंद्रक के अतिरिक्त जीव द्रव्य का जितना भी शेष भाग है उसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। केंद्रक की अगर हम बात करें तो केंद्रक कोशिका का ब्रेन या कंट्रोलिंग एजेंट होता है। जितनी भी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है उन सबको नियंत्रित करने का कार्य केंद्रक के द्वारा किया जाता है। केंद्रक की स्वयं की एक झिल्ली होती है, जिसे कि केंद्रक कला के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। जेनेटिक मटेरियल को धारण करने वाला क्रोमेटिन नेटवर्क भी केंद्रक में ही मिलता है, और साथ ही यहाँ पर न्यूक्लियोलस या केंद्रिक नामक संरचना भी उपस्थित रहती है। कोशिका द्रव्य का शेष भाग अर्थात केंद्रक के अतिरिक्त भाग विभिन्न प्रकार की कोशिकीय अंतर वस्तुओं से बना हुआ होता है, और कोशिका द्रव्य बाहर से कोशिका कला के द्वारा परिबद्ध रहता है। कोशिका कला, जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, यह जीव द्रव्य के द्वारा स्रावित किया जाने वाला जैविक पदार्थ है, जो कि अपने अंदर केंद्रक सहित सभी कोशिकांगों को समाये रखती है या उन्हें बाहर से घेरे रहती है। कोशिकीय अंतर वस्तुएं पुनः दो प्रकार की हो सकती हैं। जितने भी कोशिकांग जो कि जीवित प्रकार के हैं उन्हें हम जीवित अंतर वस्तुएं कहते हैं, तथा जितने भी कोशिकांग जीवित हैं वे पुनः कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्वयी जालिका जिसे कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, तारककाय या सेंट्रोसोम, रिक्तिकाएं अथवा वैक्यूल्स,
और चूँकि हम पादप कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो पादप कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग लवक या प्लास्टिड और अन्य अंतर्वस्तुएं जो कि सूक्ष्म प्रकार की होती हैं, जिन्हें माइक्रोबॉडीज़ के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिड्स को पुनः उनके गुणों के आधार पर क्लोरोप्लास्ट अर्थात क्लोरोफिल ए व बी युक्त, क्रोमोप्लास्ट अर्थात क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी के अतिरिक्त अन्य कोई भी क्लोरोफिल तथा ल्यूकोप्लास्ट के रूप में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त सरप्राइजिंगली कोशिका में बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो कि निर्जीव होती हैं, अर्थात जिनमें जीवन उपस्थित नहीं होता। इन्हें निर्जीव अंतर वस्तुएं या नॉन लिविंग इंक्लूजन्स के नाम से जाना जाता है। नॉन लिविंग इंक्लूजन्स के रूप में संचित पदार्थ, ये भोज्य पदार्थ भी हो सकते हैं, अन्य संचित पदार्थ भी हो सकते हैं, स्त्रावक पदार्थ अथवा सिक्रीटरी सब्सटेंसेस व अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इनका भी कोशिका में महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस प्रकार पादप कोशिका विभिन्न कंपार्टमेंट्स में विभक्त होती है। अभी अभी हमने कोशिकांगों की बात की, तो पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित रह सकते हैं, विभिन्न प्रकार से अरेंज्ड रह सकते हैं। पादप कोशिका में जितने भी प्रकार के कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, इन्हें कला या बाहर की तरफ उपस्थित झिल्ली की प्रेजेंस के आधार पर, प्रकार के आधार पर हम नॉन मेम्ब्रेनस अथवा मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स में बांट सकते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस या कलाविहीन कोशिकांग वे कोशिकांग हैं जिनमें कि चारों तरफ, कोशिकांगों के चारों तरफ किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, जैसे कि राइबोसोम्स या पॉलीसोम्स, सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडीज़, माइक्रोबॉडीज़ तथा माइक्रोफिलामेंट्स। इन सभी कोशिकांगों के चारों तरफ किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, अतः यह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल के नाम से जाने जाते हैं। वे कोशिकांग जिनके चारों तरफ झिल्ली उपस्थित होती है, वह पुनः दो प्रकार के हो सकते हैं। एकल झिल्ली से कलाबद्ध कोशिकांग या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल तथा दोहरी झिल्ली से कलाबद्ध कोशिकांग या डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के उदाहरण हैं गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे वो रफ प्रकार की है चाहे वो स्मूथ प्रकार की है, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स तथा परऑक्सीसोम्स। इन सभी कोशिकांगों के चारों तरफ एकल झिल्ली उपलब्ध होती है या उपस्थित होती है। दोहरी झिल्ली से कलाबद्ध कोशिकांग के उदाहरण हैं माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लांट सेल्स में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों को झिल्ली की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर निम्न तरीके से विभक्त किया जा सकता है। अक्सर एग्ज़ाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोहरी झिल्ली से कलाबद्ध अथवा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको यह लिस्ट ध्यान में रखनी होगी। तो यह एक सामान्य परिचय था पादप कोशिका का। अब इनमें से उपस्थित प्रत्येक कोशिकांग का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और अपने अगले लेक्चर में हम सेल इंक्लूजन्स के बारे में या निर्जीव सेल इंक्लूजन्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।